चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज हम मुलाकात करने जा रहे हैं जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑनर श्रीमान राजेंद्र जी खरेसिया से। देखिए, अभी हम बैठे हैं जयपुर मुरलीपुरा सी स्कीम स्थित जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में, और कंपनी के जो ऑनर है श्रीमान राजेंद्र जी खरेसिया से हम बातचीत करने जा रहे हैं, जो पिछले 25 वर्षों से इस कार्य में लगे हुए हैं। देखिए, रींगस के एक छोटे से गांव में जन्मे पले बढ़े, वहीं इनकी शिक्षा हुई, लेकिन किस तरीके से एक परंपरागत कार्यों को छोड़ करके एक जवाहरात के कार्य के अंदर ये आए, और आज इनकी अपनी खुद की फैक्ट्री है। देश दुनिया के कोनों कोनों में अपनी एग्जीबिशन ये लगा चुके हैं, तो काफी बड़ा नाम इस क्षेत्र में। तो देखिए, श्रीमान राजेंद्र जी खरेसिया से जानते हैं हम इस बिजनेस के बारे में, ताकि जो भी लोग अभी देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको जानकारी हो इस बिजनेस के बारे में और किस तरीके से वो कार्य कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में राजेंद्र जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सर एक छोटे से गांव में जन्मे पले बढ़े, और किस तरीके से इस बिजनेस में आपका आना हुआ, अब तक की जो यात्रा रही है यहाँ तक की, सर आपसे ही हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखो, मैं जब 10th क्लास पास किया उस टाइम पे अपने घर की सिचुएशन, किसान बेटा हूँ मैं, तो किसान परिवार से हूँ, और गरीबी पहले सभी में होती थी। आज तो फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। उस टाइम पे तो गरीबी की हालत ऐसी थी कि स्कूल में भी जाने को चप्पल नहीं रहती थी पैरों में। तो उस गरीबी की देखते हुए मैं पूना गया मेरे भाई के साथ में। तो वहाँ मैंने दुकान, जो किराना स्टोर था, वहाँ रुका 2 महीना। फिर वहीं पे मेरे एक दोस्त से पहचान हुई, जो दोस्त भी बना, अनवर हुसैन। तो वो ये काम करते थे जी। तो वो उन्होंने मेरे को बोला कि राजेंद्र, आप भी आओ और सीखो। तो मैंने सोचा, मैं उनको, यार आप बड़े 18 घंटे काम करते हो, तो मैं भी कोशिश करूंगा, क्योंकि लगन तो थी मेरे में भी काम करने की। तो मैंने 18 घंटे काम करके वो काम 2 साल तक का उनके पास मैंने एग्रीमेंट किया था कि मैं 2 साल रहूंगा, बाद में मेरा खुद का करूंगा। तो ऐसा मैंने पहले ही उनको बताया था, घर की स्थिति को देखते हुए। 2 साल मैंने उनके पास काम किया विदाउट सैलरी। तो वो खुश हुए मेरे काम से भी। फिर वो बोले कि यार गुरु, दक्षिणा में 6 महीना और दो। फिर मैं 6 महीना और भी उनके पास में काम किया। 6 महीने बाद में मैं अलग से कारखाना किया, तो उनके कोई कस्टमर को डिस्टर्ब न करते हुए मैंने मेरा अलग सेटअप जमाया, और फिर मैं ऑनेस्टी के साथ में गोवा और बॉम्बे का काम चालू किया। तो फिर मैंने ये जो छोटे छोटे स्टोन्स नदियों के, पहले मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि अपन कहाँ से खरीदेंगे, तो मैंने नदियों के स्टोन ही उनको एकदम शाइन करके, पॉलिश मार के, हमारे एक, मैं पूना में था उस टाइम पे, तो वो सूरजनीश आश्रम था, तो उसके बाद चप्पल बेचने वाला था, तो मैं उनको देता था वो स्टोन, तो वो अंग्रेजों को बेचते थे। तो उससे मैं स्टार्ट किया था। तो वो एक मेरा लर्निंग ऐसा था कि डिफिकल्ट टाइम, और पैसा भी उसी में आता था। फिर धीरे धीरे ये जेम स्टोन, एक्चुअली सीखा मैं जेम स्टोन का था, लेकिन पैसा नहीं था रफ खरीदने के लिए। तो बाद में जैसे जैसे पैसा थोड़ा थोड़ा कमाने लगा, तो वो रफ स्टोन, जेम स्टोन में खरीद के, फिर उनकी कटिंग पॉलिशिंग करके, साउथ इंडिया से क्रिस्टल आता था, उस क्वार्ट्स को भी कट करके, जो फॉरेन से आते हैं, तो मुझे जयपुर आने का हर महीना, और यहाँ से रफ ले जाके वहाँ कटिंग पॉलिशिंग करके अच्छा बिजनेस को ग्रो किया। और फिर मैंने एक्सपोर्ट चालू किया अबाउट अराउंड 2004 से, और मेरी फैक्ट्री जानी पहचानी हो गई थी वहाँ पुणे में। 2004 से एक्सपोर्ट करने लगा, तो फिर मैं काफ़ी पीछे मुड़ के देखा नहीं, एग्जीबिशन करते रहा, और अच्छे अच्छे कस्टमर मिलते गए। बेस यही है हर बिजनेस का कि होनेस्टी और टाइम, ये दोनों अगर आप में है, तो टाइम की वैल्यू और होनेस्टी है, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, कोई भी बिजनेस हो। बिल्कुल। जेम, अब किसान परिवार से जेम स्टोन में, मेरे हिसाब से तो मैं आज तक किसी से मिला नहीं हूँ कि जो जेम स्टोन का किसान परिवार वाला भी बांधा करता होगा ज्वेलरी का काम। तो आज मैं पूरी दुनिया में मैं कम से कम 20 टाइम्स गया हूँगा, और एग्जीबिशन भी लगाए हैं। और मैं जैसे मोस्टली मेरा कस्टमर जो बेस है जर्मनी से, यूएसए से, जापान से, और इजराइल और स्विट्जरलैंड से है। तो वहाँ मेरे अच्छे कस्टमर्स हैं। लेकिन जो देश की इकोनॉमी का जो बढ़ाने का, अगर युवा साथियों को आगे आना चाहिए, तो देश में बिजनेस तो हर कोई कर लेता है,
उससे देश की प्रगति तो होती है, लेकिन एक ग्रोथ जो कंट्री को मिलता है वो नहीं मिलता है। तो उससे क्या है, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैं तो जितने भी युवा पीढ़ी है उनको बोलना चाहूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालो, छोटी से छोटी, तो फिर एक्सपोर्ट मार्केट उसके लिए ढूंढो। तो एक्सपोर्ट ढूंढेंगे तो आप वहां से फॉरेन करेंसी अपने बैंक में आएंगी, आरबीआई आपको बहुत रिस्पेक्ट भी करेगी, गवर्नमेंट भी रिस्पेक्ट करेगी। और इसमें आज के पहले तो कुछ नहीं था, हमारे को कुछ नहीं देते थे। आज सरकार इतना अच्छा मतलब उसके लिए प्रोग्रेस कर रही है कि जैसे अभी मैंने लोन ले रखा है तो 7.5% से नॉर्मली बिजनेस लोन मिल जाता है, तो उस पर भी 3% रिबेट देती है बैंक, सरकारी बैंक, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। सरकार ने GGEPC एक जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट जो अपना जेम एंड ज्वेलरी का एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, वो भी एक संस्था बना रखी है कि किसी भी बच्चे को अगर कुछ सीखना हो, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, तो उसमें भी आप एडमिशन लेके सीख सकते हैं, वो भी आपको गाइड करेंगे। दूसरा, अब मैंने जब 2011 में मेरे को लगा कि मेरे को अब सर्टिफिकेट, क्योंकि हम जब भी फॉरेन जाते हैं तो वहाँ क्या है, बहुत इतने अच्छे इंसान होते हैं वो कस्टमर भी कि आपकी एक वेल्थ देखते हैं। तो वेल्थ, मेरे को नॉलेज तो खुद था लेकिन मेरे पास डिग्री नहीं थी, तो मैंने जेम्स इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका से GIA किया। और जब कस्टमरों को पता चला कि इसको जेम्स के बारे में सब कुछ नॉलेज है, तो क्यों ना हम उनके साथ काम करें। तो मेरे साथ तो बहुत अच्छे, मैं तो छोटे छोटे कस्टमरों को बड़ा बनाया हूँ। मैं बड़ी कंपनियों के पीछे नहीं दौड़ा कि वो बड़ी कंपनी है, उसका नाम है, उसके साथ काम करूंगा तो मेरा भी नाम जुड़ेगा। हम तो छोटे से बड़े बनाए हैं, तो उससे आपका ग्रोथ भी बढ़ता है और आपका नाम भी होता है। मेरा कस्टमर आज भी, जो मैंने 25 साल पहले जो किया था, वो आज भी है। तो वो आपकी एक स्ट्रेंथ दिखाता है कि आप में कितनी लायबिलिटी और ऑनेस्टी है। तो आपने ये काम पुणे में शुरू किया और आज आप जयपुर में हो, तो वहां से यहाँ शिफ्ट करने के पीछे का कारण क्या रहा? अब देखो, वो मेरे पापा जी और मम्मी जी क्या ज्यादा बीमारी रहते हैं, मोस्टली उनके लंग्स प्रॉब्लम और फैमिली प्रॉब्लम, तो अभी पैसे तो कभी भी कमा लेंगे। तो मम्मी पापा मेरे पास पुणे में ही रहते थे। तो बाद में मैं सोचा कि अपना राजस्थान में जाना चाहते हैं, जयपुर गांव में, तो फिर मैं उनकी सेवा भी और पास में उनके, तो मेन रीजन उन्हीं की वजह से मैं आज वापस यहाँ जयपुर आया हूँ। और वो अच्छे रह रहे हैं गाँव में, तो उनसे हर सैटरडे संडे मिल लेता हूँ और काम भी अपना हो जाता है यहाँ, क्योंकि जयपुर ही मेन है यहाँ का। मैं पुणे रहता था तो भी हर महीना जयपुर से रॉ मटेरियल ले जाके फिर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करके फिर एक्सपोर्ट करता था। तो उस टाइम पे मेरी एक्सपोर्ट कंपनी थी, पतासी एक्सपोर्ट, और 2014 के बाद में तो मैं यहीं आके शिफ्ट हो गया। तो तब नई कंपनी बनाई, जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, तो उसमें अच्छा काम कर रहे हैं अभी। सर देखिए, आप रॉ मटेरियल लेके आते हो, फिर उसको तराशा जाता है, फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो सर रॉ मटेरियल राजस्थान के बाहर कौन सी ऐसी जगह है जहां से आप ये रॉ मटेरियल लेके आते हैं? देखो, आज हमारा जो जयपुर शहर है वो जेम एंड ज्वेलरी के नाम से फेमस है। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हम एग्जीबिशन लगाते हैं। तो बड़े जो ट्रेडर्स जो रफ का बिजनेस करते हैं, तो वो रफ इंपोर्ट करते हैं। फिर यहाँ छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर मेरे जैसे बहुत सारे हैं, तो वो अपनी रफ खरीदते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में वो स्टोन बेचते हैं। तो उसी स्टोन को हम लोग या तो रफ खरीद लेते हैं, या फिर अगर स्टोन मिलता है तो हम तो स्टोन भी बाइंग कर लेते हैं, बना बनाया। फिर उसको ज्वेलरी बना के कस्टमर के अकॉर्डिंग जो उसको चाहिए उस हिसाब से बनाते हैं। और फिर हम जैसे कस्टमर ने ऑर्डर दिया हमारे को $20,000 का, तो वो $20,000 का कस्टमर बोलता है कि आपको 1000 रिंग और 1000 पेंडेंट ये स्टोन में बनानी है, तो हम वही ऑर्डर कॉपी लेके बैंक में देते हैं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, हमारा एक EPC लिमिट होती है, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक्सपोर्ट प्रमोशन पैकिंग क्रेडिट है, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट एक लिमिट है। तो उसके अंदर क्या है, हमारा लोन सेंक्शन किया हुआ रहता है कि आपको कितनी लिमिट चाहिए। तो उस लिमिट के अनुसार वो ऑर्डर कॉपी देते हैं, हमारे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो वही पैसा हम मटेरियल परचेज कर लेते हैं, बना लेते हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिर एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसमें ये टाइम में भी 5-6 महीने 3 महीना जैसा मटेरियल कैसा कभी कभी नहीं मिलता है, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन काम में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो मेहनत हर जगह मेहनत करनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल लाया जाता है, फिर उसको आप मैन्युफैक्चरिंग करके फिर उसको जैसे ये आप तैयार करते हो ऑर्नामेंट्स वगैरह, फिर आप उनका एक्सपोर्ट करते हो। तो एक्सपोर्ट का क्या रहता है कि
किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाता है, अपनी जो स्टेट है या फिर स्टेट के बाहर क्या रहता है, किस तरीके से? देखो एक्सपोर्ट के बहुत ही गवर्नमेंट अभी तो बहुत ही इजी कर दिया है, बहुत ही इजी पेपर वर्क कर दिया। पहले तो बहुत सारे थे, जीएसटी आने के बाद बहुत ही इजी हो गया काम। एक्सपोर्ट में तो इतना इजी कर दिया है कि आपका जो ऑर्डर कॉपी है, आप मटेरियल पैक करो अपना, जैसे ही तैयार हो जाता है कंप्लीट, तो आपको ऑर्डर से पहले मिल जाते हैं? पहले मिलते हैं, जिनको वो चाहिए आपसे। हाँ, वो कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतना चाहिए। यस यस। तो वो तो मतलब पूरा आपको वर्ल्ड वाइज होता होगा, कहीं से भी जहाँ। यस यस। तो कस्टमर का कई कस्टमरों का ऑर्डर आते हैं जी। मोस्टली हम एग्जीबिशन भी करते हैं जी। तो एग्जीबिशन में तो कोई ऑर्डर तो रहता नहीं है, तो वहाँ तो हम डिस्प्ले के लिए लेके जाते हैं कि ये मटेरियल मेरे को वहाँ ले जाके, फिर उनके बेस पे ऑर्डर आते हैं हमको जी। तो अब जैसे ऑर्डर आ गया, मैं बैंक में पैसा ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, उसी पैसे से मैं काम करके अपना काम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको क्या है, जो डॉक्यूमेंट है, इनवॉइस बनानी रहती है। तो इनवॉइस आपके एकदम सिस्टमेटिकली बनती है, सब लीगली। और उसके बाद में कस्टम में जाते हैं पार्सल के साथ, वो इनवॉइस लेके कस्टम वाले पूरी हेल्प करते हैं। और वो कोई गलती होती है तो बोल देते हैं भाई यहाँ इसमें कोई छोटी मोटी गलती होती है, तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। हाँ ये जरूर है, एजुकेशन में थोड़ी कमी होती है। तो आज की तारीख में वैसे तो एजेंट हैं, तो वो एजेंट भी देख लेते हैं कि भाई यहाँ ये नंबर गलत है, ये जो भी नाम गलत है, तो उसमें वो लोग, क्योंकि स्टोन का अपनी मारवाड़ी भाषा में अलग नाम होता है, इंग्लिश में अलग नाम होता है। तो अपन तो कई बार अपने नाम लिख देते हैं, तो फॉरेन वाले नहीं जानते कि यार ये क्या आ गया। हाँ, ये कुछ नहीं है, इसलिए उनके वो जो इंग्लिश नेम से ही लिखते हैं हम लोग। तो ऐसा है, एजुकेशन मस्ट होती है कोई भी बिजनेस में हो, लेकिन नेसेसरी भी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन आपको ज्यादा बड़ा बनना है तो एजुकेशन जरूरी है। हाँ, ये मैंने एजुकेशन न होने की वजह से मैंने फेस किया कई जगह पे। मैं जर्मनी गया था फर्स्ट टाइम में, तो मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही थी। इंग्लिश नहीं आ गई तो मैं वहाँ तो वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा रहता था, तो मैं गलत ट्रेन में बैठ जाता था, तो 50-50 किलोमीटर आगे जाके वापस दूसरी ट्रेन में बैठता तो ये डिफिकल्टी आती थी। तो देखिए राजेंद्र जी को काफी अनुभव है इस बिजनेस का, क्योंकि पिछले 25 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और इन्होंने एक शुरुआत की थी, इन्होंने जैसे बताया एक छोटी सी दुकान से, नदी के किनारे से स्टोन इन्होंने लिए और उनको बेचे, और आज एक ये इतनी बड़ी जो है कंपनी इसके ऑनर है। तो काफी बारीकियां सर को पता है। तो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, सर देखिए हर जो बिजनेस है, हर जो फील्ड है, उसमें कुछ ना कुछ कठिनाइयां, कुछ समस्याएं आती है। तो अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो कौन कौन सी कठिनाइयां मोस्टली सामने आती है, तो कि जो आज के जो यूथ है वो उस चीज को पहले से उस चीज के लिए प्रिपेयर रहे? देखो कठिनाई तो कोई हर एक बिजनेस में आती है, लेकिन मेन चीज ये की है, यहाँ जो यूथ है अपने, मैंने बहुत सारे बच्चे ट्रेन किए हैं। हाँ। बहुत, और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके अपना अच्छा सक्सेस भी है। मेरे स्टूडेंट आज बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड में भी नाम कमा रहे हैं, बिजनेस में नंबर 1 जा रहे हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे जो पढ़ लिख जाते हैं ना, उनको तुरंत पैसा चाहिए, तुरंत कमाई, आज ही स्टार्ट किया, आज ही पैसा आना चाहिए मेरे को। तो वो हर बिजनेस में नहीं बैठता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि पैसे की वैल्यू न देके आदमी क्या कर रहा है उस पर वैल्यू देगा, उस पर फोकस करेगा, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एक न एक दिन आदमी सक्सेस जरूर होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आदमी अगर ये देखे कि मैंने 1 महीना, 1 साल से, तो 2 साल से तो मैं काम ही सीखूं, फिर मेरे को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा पता नहीं, तो आदमी के पास यहाँ तो होल्ड रखने की अपने आप को कैपेसिटी नहीं है। और फिर 2 साल में इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाता है उसको कि वो समझ से बाहर होता है। तो वो आदमी फिर घर वाले भी नहीं छोड़ते हैं कि क्या थोड़ी मुंदरी का काम करते हैं। हालांकि मैं एक बार की बात है, ये 2000 करीबन 99 की बात है। तो उस टाइम पे मैंने करीबन लाख 1.25 लाख रुपए में हम स्टोन लेने के लिए पैसा लेके आते थे। उस टाइम पे बैंक ट्रांसफर होता नहीं था जी, तो साथ में लेके आते थे कुछ पैसा। तो हम लेके आए, तो मैं गाँव गया रात को, तो मेरा पिताजी मेरे को बोलता, मेरे को याद है ये बात, पिताजी मेरे को बोला कि यार तो इतना पैसा साथ में मत लाया करो, बैंक में ट्रांजेक्शन किया करो। तो मैं बोला पापा जी कुछ सामान लेना रहता है तो कैसे लेना रहता है? तो बोले ठीक है, तू सुबह दूसरे को लेके जाना मेरे कोई साथ में। तो वो साथ में आए, तो
हम शाम को मैं पत्थर खरीदा इतना और शाम को घर पे गए तो वो बाद जो मेरे साथ था वो बोला कि काका ये तो बोले मेरे पिताजी को कि ये तो पत्थर ले आया और भी पैसे उधार छुड़ाया। तो पिताजी मेरे को बहुत डांटे थे कि यार तू ये पत्थर क्या यही क्यों लेता है ये तो ऐसी कई कई जोक्स भी आते हैं लाइफ में, तो इसमें तो कोई डरावने वाली बात नहीं है क्योंकि ये काम आपका ऐसा था जो एक ग्रामीण क्षेत्र में लोग जानते ही नहीं थे कि ये क्या है, परंपरागत क्षेत्रों से आज पूरी दुनिया में जितने स्टोन आते हैं सबका नॉलेज है मेरे को, और मैं उसी अकॉर्डिंग ऑर्डर उसी स्टोन की कटिंग पॉलिशिंग करवाता हूँ मार्केट से, और उसी को मैं ज्वेलरी यहाँ बनवाता हूँ मेरे यहाँ, और फिर उसको एकदम पार्सल अच्छे से पैकिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं। तो देश की मैं समझता हूँ मेरे जैसे अगर 2% भी युवा अगर हो गए तो हमारा देश सोने की चिड़िया बनने में टाइम नहीं लगेगा, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी 100%। हाँ तो सर देखिए आपको इतना लंबा अनुभव है इस बिजनेस का, तो भविष्य में इस बिजनेस में क्या संभावनाएं है कि जो यूथ इस बिजनेस में आना चाहता है, क्या भविष्य को लेकर काफी कुछ है यहाँ, या फिर नहीं आना चाहिए यूथ को इस बिजनेस में? देखो भविष्य में मैं तो आज भी बोलता हूँ कि हर बच्चे को अपनी हॉबी होती है एक, उस हॉबी के अनुसार बिजनेस चुनना चाहिए। लेकिन हमारे देश में मैं सरप्राइज हूँ, शॉक भी लगता है, कभी कभी देखता हूँ कि 10-10 लाख बच्चे एक जॉब के लिए पोस्टिंग मतलब एग्जाम देने जाते हैं, तो मैं बड़ा शौक लगता हूँ कि उनकी आधी उम्र वो पढ़ने में लगा देते हैं। तो उनका जो मेन आफ्टर 20 इयर्स के बाद में जो एनर्जी रहती है वो तो वहाँ पढ़ाई में खत्म कर देते हैं। तो देश का विकास तो इम्पॉसिबल सा होता है वहाँ। और देश भी कोई भी देश मान लो, हमारे देश में पता नहीं ये क्यों इतना बिजनेस से दूर भागते हैं। और रही बात सच भी है कि फेस आज ऐसा ही हो रहा है, बिजनेस करने वालों की समाज में कोई वैल्यू भी नहीं होती है ज्यादातर। तो समाज को ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को नौकरी न लगा के उनको बिजनेस में डालें, और उनको अच्छे कल्चर से बिजनेस में ऑनेस्टी सिखाएंगे, ईमानदारी सिखाएंगे, थोड़ा सा के अपना टाइम की वैल्यू सिखाएंगे, तो बच्चा आराम से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अभी हमारा जेम एंड ज्वेलरी जो होता है ये स्टोन, इसका इतना बड़ा मार्केट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन कोई बच्चे आने ही नहीं चाहते। आते हैं तो किसी के पास टाइम ही नहीं है 2-3 साल का, और 2-3 साल का वो सीखते भी है तो फिर उसी की जड़ काटने की सोचते हैं। तो उस सोच से अगर कोई बच्चा करना चाहता है तो वो आगे कभी नहीं बढ़ सकता। ये तो हमारा बिजनेस एक फैमिली है पूरा। आप यहाँ मिस्टेक करोगे तो पूरा अमेरिका है, हो जापान हो, जर्मनी हो, राजस्थान, जयपुर, कहीं भी वो सबको पता चल जाता है कि अरे उसने उसके साथ चीट किया। तो उस लेवल में उस आदमी की वहीं साफ हो जाता है वो। तो उस लेवल के को बचाने के लिए अपने आप को ऑनेस्टी और अपने आप को रात और दिन देना पड़ता है बिजनेस में, और अपने कस्टमरों से पोलाइटली बात करके अपना इंडिया का भी रिस्पेक्ट रखते हुए काम करना पड़ता है। हमारे बहुत बार सोचना पड़ता है कि हम क्योंकि देश को प्रतिनिधि करते हैं, बाहर जाते हैं तो हमारे देश का नाम खराब न होए, हमारे देश का कैसे मान सम्मान बढ़ाए। हमने देखा है कि मान सम्मान बढ़ाने के मैं तो काम इसीलिए करता हूँ कि देश के लिए कुछ कर जाए तो अच्छा है। और मेरे आने वाली पीढ़ी को भी मैं यही सोचता हूँ कि मैं जेम एंड ज्वेलरी में डालूं, और कोई भी बिजनेस उनको पसंद आएगा उसमें डालेंगे। लेकिन मोस्टली राजस्थान के युवाओं को बिजनेस में आना चाहिए, और बिजनेस ये जेम एंड ज्वेलरी का बिजनेस बहुत बड़ी इसमें अपार संभावनाएं हैं, तो उनको मौके का फायदा लेना चाहिए, लेकिन आना चाहिए कैसा भी करके। नौकरी आप एक लिमिटेशन में रहते हो, बिजनेस में मैं अभी देखो मैं कभी भी इंडिया में ये यार जयपुर में देखा हूँ मैं ज्यादा तो कि यहाँ हर इंसान नौकर बनना चाहता है, मालिक कोई बनना ही नहीं चाहता। तो मैं एक मेरा पर्सनल है भाई, नौकरी भी जरूरी है, लेकिन मैं ये देता हूँ कि नौकरी देने वाले बनो। जो भाई आज हमारे देश में अनएजुकेटेड बच्चे भी बहुत है जिनकी अपनी पारिवारिक परिस्थितियां की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे उस स्टैंडर्ड में भी है तो भी वो अपना बिजनेस करके नौकरी 2-4 को देवें। अगर एक आदमी 5 को भी नौकरी देगा तो हमारे देश में गरीबी रहेगी नहीं, है ही नहीं। लेकिन यहाँ वो गरीबी दिखाते हैं, हालांकि है नहीं कोई। एक एग्जाम देने अभी टीचर की एग्जाम हुई तो उसमें भी कितने बच्चे बैठते हैं, तो वो एक अपने आप को दर्शाता है कि हम अपने बच्चों का भविष्य खत्म कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी आपके व्यूज को बहुत कि आप बिजनेस की तरफ जाइए, बच्चे नौकरी में न पड़े ज़्यादा, और एक बार में लगती है 2 बार में लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो अपना रास्ता चेंज करना चाहिए। और
जिनको बिजनेस में जाना ही है तो वो मैं गारंटी दे सकता हूँ, जितना 8 घंटा आप नौकरी के लिए काम करोगे उतना अगर 8 घंटा अपने लिए काम करोगे तो उससे 5 गुना ज्यादा ही कमाओगे। तो उसके लिए फिर अपने देश की प्रकृति उन्नति भी ज्यादा होती है। देखिए सर, मेरा ये चैनल बनाने का मकसद भी यही था, क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को देखा कि लोग किस तरीके से गवर्नमेंट जॉब के पीछे अपनी आधी लाइफ गुजार देते हैं, और जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है तो एक बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाती है कि अब इस उम्र के पड़ाव पे वो क्या करेंगे। तो मैं इसीलिए मैं आज आपको यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लेके आई कि युवाओं को वो चीज़ समझे, उनमें जो हुनर है, वो जो कर सकते हैं, उस चीज के पीछे अगर वो इतना टाइम देते हैं तो शायद वो अपना नाम कमाएंगे, 10 लोगों को और वो रोजगार दे पाएंगे, देश की उन्नति होगी। सर देखिए, आप एक बहुत अच्छी सोच के साथ चल रहे हो। सिर्फ आपका मकसद एक खुद का बिजनेस करना, खुद के लिए पैसे कमाना, ये नहीं है कि आप आपके पास जो लोग हैं उनको आप आगे लेके जा रहे हो, आपके स्टूडेंट्स जो है आज वर्ल्ड में अपना नाम कर रहे हैं। तो सर इसके लिए तो मैं और पूरा समाज आपका आभारी रहेगा हमेशा। सर देखिए, आपकी इतनी अच्छी सोच है, तो इसके अलावा भी आप जो समाज के लिए कर रहे हो, आपने आसपास के लोगों के लिए भी जो कार्य कर रहे हो, सर उनको भी हम जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस के अलावा आपके जो कार्य हैं। देखो, बिजनेस के अलावा मेरा तो सुबह जल्दी उठ के, हमारी एक महेंद्र जी चौधरी है और एक अग्रवाल जी है, टीम 10 बना रखी है। तो हम लोग मोस्टली जब मैं 2012-13 में यहाँ आया था तो हम लोग पेड़ लगाना चालू किया थे विद्याधर नगर में जी। तो करीबन हमारी टीम ने हमने मिलके करीबन 5 लाख पेड़ से भी ज्यादा लगाए और ट्री एम्बुलेंस भी बनाई थी हमने। तो आज भी वो काम चल रहा है जी जी। अब मैं थोड़ा सा व्यस्त होने की वजह से मैं गाँव में भी पेड़ लगवाता हूँ, लेकिन पेड़ों के साथ साथ आप अगर उनका ध्यान भी रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा देश हरियाली में नंबर 1 पे आएगा। आज मोस्टली देश के सामने 2 ही समस्याएं हैं। एक प्राकृतिक, जो अपने यहाँ बारिश कम होती है, अभी किसानों के भी हालत देखता हूँ तो बड़ी अच्छी नहीं है। तो मैं तो उन बच्चों को ही बोलना चाहूंगा कि आप घर पे न बैठ के कुछ सीखो, हाथों से कुछ भी सीखो। एक न एक दिन 100% वो बच्चा मेहनत करेगा तो आगे निकल जाएगा। कहीं उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मन में बच्चे ने ठान लिया है कि मेरे को ये करना है, अभी देखो मैं जेम एंड ज्वेलरी में तो हर बच्चा ये सोचता है इसमें तो काफी पैसा लगता है हाँ। लेकिन अगर वो सोचना चाहेगा तो मैं गारंटी से दे सकता हूँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको, क्योंकि आपके पास अगर माइंड है, आपने कुछ किया है, आगे सीखा है, तो आपको गवर्नमेंट बैंक लोन दे देगी कि सर मैं ये काम करना चाहता हूँ। तो गवर्नमेंट बैंक आपको इतनी मिनिमम प्राइस में लोन देती है आज की तारीख में। ऑनेस्टी से लो और ऑनेस्टी से भरो, और ऑनेस्टी से कस्टमर को खुश आप सप्लाई करोगे अपना मटेरियल तो 100% आगे जाएगा। यानी ये बिजनेस करने के लिए ऐसे नहीं है कि एक बार हमारे हाथ में बहुत बड़ी मनी हो। मनी जिस बच्चे के हाथ में आपने देके बिजनेस करवाया वो कभी सक्सेस नहीं होता है। मनी आप उसी एक ही झटके में खुद होगी। आप मनी बनाओ, लॉस करने के लिए मनी देते हो। तो मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो रिच फैमिलियों के बच्चे बिजनेस करते हैं। हाँ, उन बच्चों में एक अलग तरीका होता है बिजनेस करने का। भाई पैसा खूब है, पैसा पैसे को बनाता है, लेकिन मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पैसा कभी देखी ही नहीं। पैसा पैसे को बनाने वाले तो करते ही अपना काम, लेकिन जो बच्चों के पास पैसा नहीं है वो भी निराश नहीं होना चाहिए। उनको अपने स्ट्रेंथ मालूम होनी चाहिए कि मैं इस चीज में परिपक्व होके ये काम मैं बड़ा करूंगा, तो उसमें 100% वो सक्सेस होता है। ये तो मैंने देखा है, आंखों से देखा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी, मैं इवन में खुद ही हूँ। तो मैं तो, और रही बात अपन परिवार से, तो परिवार में भाइयों के साथ रहने में मजा ही कुछ हो जाता है। तो उनकी जहाँ तक वो कोशिश कोई अपनी ही है वो सब। तो मैं तो जो आज के जो बच्चे आपके व्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो बच्चे आज नौकरी के लिए वेट कर रहे हैं उनको वेट न करके अपना हुनर दिखाओ। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ हाथ का काम सीखो, मैन्युफैक्चरिंग का काम सीखो। अब देखो चाइना में जाता हूँ तो चाइना में देखा मैं हर घर में फैक्ट्री है छोटी छोटी। तो वो लोग उस देश के लिए, अपने देश के लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हर चीज चाइना से आती है, दिया भी चाइना से आता है। तो आप सोचो वो कंट्री में दिया बनाने वाले छोटे छोटे घर में आदमी है। तो हम भी करें ऐसा, कोई काम को छोटा न समझ के करेंगे तो बच्चे आगे बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। एक चीज और है सर, जैसे गवर्नमेंट का एक रहता है कि जिस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हैं उसके लिए
कुछ स्पेशल पॉलिसीज होती है, कुछ रियायतें दी जाती है, तो इस बिजनेस के लिए गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसीज की वो हेल्प हो सके? यस, देखो इसमें दो चीजें हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी बहुत अच्छी बना रखी है अभी तो। एमएसएमई एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के माध्यम से आप लोन ले सकते हो। ये काम आना चाहिए लेकिन आपको। और फिर आप एमएसएमई में वो गवर्नमेंट अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना पड़ता है उसमें सब्सिडी भी मिलती है। हालांकि मैं तो उसमें ज्यादा नहीं किया हूँ, लेकिन जिन बच्चों के पास अभी नहीं है तो उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छी स्कीम है। और उसमें अपनी कंपनी खोल के और फिर अपना स्टार्ट धीरे धीरे करेंगे तो 100% आगे बढ़ते हैं। उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो मैं तो आपके व्यूज को यही बोलूंगा कि भाई जो बच्चे आपके पेरेंट्स बुजुर्ग सुन रहे होंगे तो भी बच्चों को नौकरी न लगा के, जो बच्चे भाई 2 साल 3 साल में नौकरी नहीं लग रहे, साल भर में नहीं लग रहे, तो निराश न होकर बिजनेस करिए। और बिजनेस करेंगे तो 100% आगे जाएंगे। सर, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका ये जो बिजनेस है, आप इस तरीके से आप 25 सालों से यहाँ तक इसको ले आए हैं, देश दुनिया में एक जाना पहचाना आपका जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट इस कंपनी का नाम माना जाता है। देखिए तो सर, भविष्य को लेकर के आपकी जो योजनाएं हैं, आगे किस तरीके से आप कार्य करना चाहते हो, क्या रहेगा? देखो अभी मेरा फ्यूचर का तो देखो एक म्यूजियम टाइप का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बनाऊंगा यहाँ जी। तो वो हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए, प्रदेश के पूरे देश के बच्चों के लिए एक हर म्यूजियम बना के हर स्टोन के बारे में उसकी डिटेल के साथ में लगाऊंगा। तो वो जब देखेंगे बच्चे अपने देश के तो 100% आकर्षित होंगे और उनको भी लगेगा कि ऐसे ऐसे स्टोन हमारे नेचर में, प्रकृति में दिए हैं। तो वो चीजें अपने आप में उनको मोटिवेशन कहीं ना कहीं रुझान उनका इस तरफ बढ़ेगा। क्योंकि अभी एक बात करें हम, ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट है जो वो शायद जानते भी नहीं कि किस तरीके से कार्य किया जाता है, कौन से जो है ये स्टोन्स वगैरह होते हैं, तो काफी मदद मिलेगी उन स्टूडेंट को। डेफिनेटली अभी ग्रामीण बच्चों को तो स्टोन के बारे में बताते तो हंसते देख के, ये तो यार मेले में 2-2 रुपए की बिल्कुल रंग तो मैं बोलता हूँ ठीक है, कोई नहीं, हंसने की कोई बात नहीं थी उसमें, वो हंसते भी हैं। लेकिन उनमें क्या है, जो स्टोन की वैल्यू है वो तो मार्केट तय करती है। और कभी ज्यादा क्वांटिटी में बाहर से रफ आ जाती है। देखो ज्यादातर अफ्रीका, ब्राजील ये कंट्रियों में बहुत रफ आती है, इंडिया में इंपोर्ट होती है। फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग, हमारा हब था मैन्युफैक्चरिंग, और सरकार को भी थोड़ा और ज्यादा ध्यान देंगे तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री को अगर सरकार थोड़ा और फोकस से, एक अभी जैसा सूरत में डायमंड ब्राउज करके बिल्डिंग बनाई है डायमंड वालों के लिए स्पेशली, वैसा अगर जयपुर में बन जाए, जो जिन भाई पूरे ट्रेड्स वाले एक ही जगह बैठे हैं, छत एक ही छत के नीचे, तो जो फॉरेनर बाहर आएंगे वो बार बार जगह जगह नहीं घूमेंगे। तो अपना अपना प्रोडक्ट वहाँ अपन आराम से, एक ही फॉरेनर वो 20 जगह घूम लेगा, 100 जगह घूम लेगा, वहीं खरीद लेगा। तो ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन सरकार उसमें अभी तक तो विफल ही रही है। लेकिन आई होप हम लोग डिमांड कर रहे हैं, देखते हैं कितना तक सक्सेस होता है जी। तो देखिए ये जवाहरात एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक राजेंद्र जी खरेसिया, जिनके अनुभव से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा, किस तरीके से ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल करके एक छोटा सा काम इन्होंने शुरू किया और आज एक जाना पहचाना नाम। तो सर, आज जितने भी आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के लिए आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उनको बहुत मोटिवेशन मिलने वाला है। तो सर, एक बार फिर से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी हमें इतना टाइम देने के लिए। धन्यवाद। सर राजेंद्र जी खरेसिया कस्टमर के साथ। सर, ये कौन पत्थर है? ये सिट्रीन है और ब्राजील से आता है जी सर। और दूसरा ये क्या है कि अभी बनेगी, इसकी पेंडेंट होगी जी। तो सर, ये रफ मटेरियल लाके फिर आपने ये तैयार किया है? ये रफ मटेरियल आके फिर तैयार करके फिर ज्वेलरी बना करके एक्सपोर्ट होता है जी सर। और सर, ये कौन सा है? ये एमेथिस्ट, ये दोनों स्टोन का है, एमेट्रीन इसको बोलते हैं जी। और इसका भी क्या है, इसे तैयार करके अभी सिल्वर ज्वेलरी बना के फिर एक्सपोर्ट करते हैं जी सर।